हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। तो बिहार दरोगा की साइंस की क्लास नंबर 11 है। जो भी बच्चे आज पहली क्लास देख रहे हैं तो उनके लिए ये बता रहे हैं कि बिहार दरोगा के लिए साइंस की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं उनके 20 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसकी आज 11वीं नंबर की क्लास है। यदि आप इसके पहले क्लासेस नहीं देखे हैं तो उसके लिए हमने प्ले लिस्ट बना दिया है, तो प्ले लिस्ट में जाके आप सारी वीडियोज को देख सकते हैं। यदि इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा और टेलीग्राम पे जाके ड्रीम जॉब अड्डा सर्च करेंगे तो चैनल आ जाएगा, या फिर हम टेलीग्राम की लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, तो वहां से भी आप डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, क्योंकि अब आपके पास समय बिल्कुल नहीं बचा, 15 दिन का समय बचा है, एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं। तो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे आपको फोकस करना बहुत जरूरी है, इसकी पकड़ बनाना बहुत जरूरी है। अब इतना ज़्यादा समय नहीं बचा कि आप पूरी 90% पकड़ पकड़ा सके, पर इन जो क्वेश्चन करा रहे हैं लगभग आपके 70 से 75 80% तक भी क्वेश्चन फंसने के चांस है, क्योंकि सारे एग्जाम में क्वेश्चन कहीं ना कहीं से लेके ही आपको डाले जाते हैं। ठीक है, तो बिहार दरोगा में भी साइंस के जो क्वेश्चन होंगे कहीं ना कहीं से दूसरे एग्जामों से उठाए जाएंगे और वहाँ से आपको यहाँ डाल दिए जाएंगे। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका आया था कि जब सूर्य का प्रकाश एक प्रिज्म से होके गुजरता है तो यह 7 रंगों में बट जाता है। निम्न में से कौन सा रंग इन 7 रंगों में से नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा रंग जो है इन 7 रंगों में से नहीं है। और एक चीज़ और, आप वीडियो को लाइक शेयर और अपने फ्रेंडों में शेयर भी कीजिए। शेयर वेयर आप करते नहीं है वीडियो को, थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कीजिए, आपको कुछ चला नहीं जाएगा, आपको कोई ना कोई नॉलेज ही मिलेगा, अच्छा नॉलेज ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, जब भी कोई भी सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो आपको पता है कि ये 7 रंगों में बट जाता है। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है कि कितने रंगों में बटता है, ये 7 रंगों में बट जाता है। अब ये 7 रंग कौन कौन से, इसको भी याद रखना है। ठीक है, देखिए 7 रंगों को याद करने का तरीका है, ट्रिक जो है वो है विबग्योर। ठीक है, अपने दिमाग में इस ट्रिक को याद रखना है, उसको बोलते हैं विबग्योर, VIBGYOR। ठीक है, YOR। ठीक है, भी से जो होगा आपका वायलेट होता है, वायलेट को बैगनी रंग बोलते हैं, इसको यहाँ पर लिख लीजिए, इसको वायलेट बोलते हैं। वायलेट रंग जो होता है इसको बोलते हैं बैगनी। ठीक है, थोड़ा आराम से पढ़िएगा, क्योंकि इससे आपके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके क्लियर करा दूंगा। 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे इधर उधर घुमा फिरा के, सारे यहीं पर आपके क्लियर करा। आई जो होता है इसको बोलते हैं इंडिगो, इंडिगो कलर इंग्लिश में बोलते हैं इंडिगो, और हिंदी में इस कलर को बोलते हैं जामुनी कलर। कौन सा कलर? जामुनी कलर। उसके बाद आपका होता है ब्लू कलर। ठीक है, ब्लू यानी कि नीला कलर, ब्लू कलर, ब्लू को नीला। ठीक है, ग्रीन, जी से आपको होता है ग्रीन कलर, ग्रीन यानी कि आपका हरा रंग। वाई जो होगा येलो होता है, येलो यानी कि पीला रंग हो जाएगा। ओ से आपका ऑरेंज होगा, ऑरेंज की नारंगी बोलते हैं इसको, ऑरेंज हो जाएगा, और इसको बोलते हैं नारंगी रंग। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा अलग से। देखिए लास्ट में आपका क्या होगा, रेड, रेड कलर, रेड से आपका लाल होगा। ठीक है, इसको आपको इसी सीक्वेंस में याद करना है। इसी सीक्वेंस में याद करने से क्या होगा कि और भी 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं जिनको आपको आसानी से बन जाएगा अगर आप इसको याद रखें। ठीक है, अब देखिए इनमें से कौन सा कलर नहीं है, तो ये आपका जो भूरा रंग है वो नहीं है, तो इसका आंसर तो यही हो गया। ठीक है, अब देखिए ये सीक्वेंस बाय ही याद होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में कई बार बनता है कि तरंग दैर्ध्य इनमें से 3-4 रंग दे देगा, 4 रंग दे देगा, बोलेगा तरंग दैर्ध्य किसकी ज्यादा है। ठीक है, सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य किसकी, तो तरंग दैर्ध्य के मामले में देखिएगा कि वायलेट जो होगा आपका, वायलेट बैगनी रंग का सबसे कम होता है, और जितना ऊपर जाते जाएंगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, कई बार अगर बीच के चारों पूछ लेगा तो अगर ये 4 पूछ रहा है तो येलो का हो जाएगा, और ये शुरू के 4 पूछे तो ग्रीन का हो जाएगा। अगर ये रेड है, रेड आ रहा है तो रेड का हो जाएगा, लाल रंग का। तो तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक किसकी होगी, यहाँ पास लिख लीजिए। ठीक है, तरंग दैर्ध्य जो सर्वाधिक, तरंग दैर्ध्य में सबसे ज्यादा किसकी होती, किस कलर की होती है, सबसे ज्यादा जो हो जाएगी लाल रंग की। किस रंग की?
लाल रंग की। ठीक है, तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा लाल रंग की होती है और तरंग दैर्ध्य सबसे कम किस रंग की हो जाएगी? वायलेट रंग की हो जाएगी, बैगनी रंग की। सबसे कम ये हो जाएगी बैगनी रंग की। ठीक है, बैगनी रंग। ये क्वेश्चन आपका कवर हो गया, 2 क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और आता है कि विचलन के डेविएशन से भी क्वेश्चन कई बार बन जाता है, विचलन से। ठीक है, डेविएशन किसका होगा, इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो डेविएशन के केस में समझिएगा कि यहाँ से वायलेट की सर्वाधिक होती है। ठीक है, वायलेट की सर्वाधिक होगी, सबसे ज्यादा आपकी होगी वायलेट यानी कि बैगनी रंग की, बैगनी रंग की। और सबसे कम हो जाएगी आपकी लाल रंग की, सबसे कम लाल रंग की होती है, लाल रंग। ठीक है, इस पॉइंट को आप समझ लीजिएगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, कई बार आप कंफ्यूजन में आ जाते इन दोनों को ही लेके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा की मात्रा नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? ठीक है, ऊष्मा की मात्रा, ऊष्मा की मात्रा नापने के लिए हम प्रयोग करते हैं कैलोरीमीटर का। कैलोरीमीटर का करते हैं ऊष्मा की मात्रा। देखिए स्पेक्ट्रम जो है, स्पेक्ट्रोमीटर बहुत बड़ा टर्म्स है। यही गैल्वेनोमीटर जो होगा, इससे कई चीज मेजर की जाती है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर से हम किसको मापते हैं? विद्युत धारा को, विद्युत धारा। विद्युत धारा मापने के लिए एक और यंत्र होता है, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, क्योंकि इसके पहले हम लोग दोनों बता चुके हैं। ठीक है, विद्युत धारा मापने के लिए कि आपको कितना, ये भी आप जरूरी कि आपको कितना याद है। लेक्चर तो देख रहे हैं पर कितना याद है। ठीक है, अब देखिए 2-4 और इंस्ट्रूमेंट लिख लीजिए जो एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं, जैसे गायरोमीटर। गायरोमीटर, गायरोमीटर ये हो जाएगा आपका, ये घूमती हुई वस्तु की, क्या? घूमती हुई वस्तु की गति ज्ञात करने के लिए, की गति ज्ञात करने के लिए, गति ज्ञात करने के लिए। ठीक है, एक चीज और, अगर आप देखिए वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में लिखिए। और किस प्रकार लिखिएगा? देखिए कई लोग लिखते हैं बी लिख दिए, बी से कैसे पता चलेगा आपने किस क्वेश्चन का आंसर दिया है? कमेंट बॉक्स में अगर आपको आता है तो जैसे दूसरा क्वेश्चन है तो 2 लिख के और यहाँ पास बी लिख दीजिए, सी लिखिए। जैसे 8वां क्वेश्चन है तो 8 लग के यहाँ पास सी और डी का जो भी ऑप्शन आपसे आ रहा है तो आप कर सकते हैं। तो इससे भी आपको थोड़ा सा वो रहेगा। तो अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है ऑलरेडी तो आंसर करने की कोशिश कीजिए, यदि गलत भी हो रहा है तो हम उसको करेक्ट कर देंगे, जिसका भी सही होगा उस पर पिन कर देंगे उस कमेंट पे। ठीक है, गायरोमीटर का इस्तेमाल घूमती हुई वस्तु को गति ज्ञात करने के लिए। देन एक चीज और होता है इससे, घूमती हुई वस्तुओं से, ओडोमीटर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओडोमीटर। ओडोमीटर का इस्तेमाल क्या करते हैं कि जो पहिए वाली गाड़ियां होती हैं उनके द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए, पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए, चली गई दूरी मापने के लिए, दूरी मापने के लिए। ठीक है, एक और यंत्र लिख लीजिए, यहाँ पर स्पेस ज्यादा नहीं है, एक यंत्र और लिख लीजिए। देखिए एक होता है हाइग्रोमीटर। देखिए जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा एग्जाम में रिपीट होते हैं। हाइग्रोमीटर, इसका इस्तेमाल कहाँ करता है? वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए। वायुमंडल की आर्द्रता, या फिर सिंपल सा आर्द्रता भी आ जाए तो भी आपको लिखना, वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए, आर्द्रता मापने के लिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम इनके द्वारा प्रक्षेपित किया, यानी कि विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है उसे किसने दिया था? तो ये है ओरस्टेड ने दिया था। ओरस्टेड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को दिया था। ठीक है, एम्पियर जो था, एम्पियर ने क्या कहा था? इन्होंने क्या विद्युत टेलीग्राफ की आविष्कार किया था। इन्होंने विद्युत टेलीग्राफ का आविष्कार किया, ठीक है, आविष्कार किया। देन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ध्वनि के कंपन का आयाम इसके डैश डैश द्वारा निर्धारित होता है। जो ध्वनि होती है उसके कंपन का आयाम किसके द्वारा निर्धारित होता है? ये उसकी प्रबलता के द्वारा निर्धारित होती है। जब ध्वनि आई है
तो इसका हम पोस्टमार्टम करते हैं। इसके सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, ध्वनि से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है। देखिए ध्वनि का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीट हुआ है कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, तो ये एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। अब तक जो मेरी वीडियो सारी देखा होगा तो उसको याद हो चुका होगा, कई बार ये इस चीज को मैं बता चुका हूँ, अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है, तरंग है। देन इसकी चाल, ध्वनि की चाल, ठीक है, ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल अलग अलग माध्यम में अलग होती है। सर्वाधिक ठोस में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद द्रव में होती है, और सबसे कम ध्वनि की चाल गैस में होती है, ठीक है, सबसे कम ध्वनि की चाल गैस में होती है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है कि ध्वनि जो होती है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी चाल और तरंग दैर्ध्य में क्या इफेक्ट होता है, क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए जब भी ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो ध्वनि की चाल और तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति कांस्टेंट रहती है। क्या आवृत्ति कांस्टेंट रहती है, इसको लिखे दे रहा हूं, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए ध्वनि जब ध्वनि एक माध्यम, ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि जो होगी आपकी ध्वनि की चाल, ठीक है, ध्वनि की चाल और तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, ठीक है, बदल जाती है, यानी कि चेंज हो जाती है, बदल जाती है। लेकिन इसकी आवृत्ति जो होगी, लेकिन ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलेगी, ठीक है, आवृत्ति नहीं बदलेगी। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ज्यादातर टीचर्स इस चीज को कराते नहीं, इसको इग्नोर ही कर देते हैं, ठीक है। देन एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, ठीक है, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा यहाँ पास कि जो देखिए इसी चीज से एक चीज और समझ में आ रहा है कि देखिए यहाँ पास क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए जब यहाँ पास लिखा है कि ध्वनि की आवृत्ति जो है नहीं बदलेगी, इसका मतलब ये है कि ध्वनि की जो आवृत्ति है का माध्यम में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल जो होगी आवृत्ति पर निर्भर नहीं करेगी, ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। किसी भी माध्यम में ध्वनि की जो चाल होगी वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती, यानी कि जब फर्क ही नहीं पड़ेगा तो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करेगी, ठीक है। एक चीज देखिए, एक पॉइंट मैं पिछली यानी कि आपको बताना भूल गया हूं, तो उस पॉइंट को आप लिख लीजिएगा। जो पहला क्वेश्चन था कि प्राइमरी कलर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पास स्पेस है थोड़ा सा लिख देता हूँ, क्योंकि यार ये सब छोटी छोटी चीजें कई बार मिस्टेक दिमाग से हट जाती है, ठीक है। देखिए प्राइमरी क्वेश्चन से भी आते हैं कि कौन कौन से प्राथमिक रंग है, ठीक है, 4 रंग देगा, इन रंगों से में से पूछ लेगा कौन सा रंग आएगा आपका प्राथमिक रंग है, ठीक है। तो इसको भी लिखिए कि प्राथमिक जो रंग है कौन कौन से, ठीक है। 3 रंग जो होते हैं आपके प्राथमिक रंग होते हैं, इन तीनों को लिखिए लाल, हरा और नीला, लाल, हरा और नीला, हरा और नीला, ये तीनों रंग जो हैं आपके प्राथमिक कलर है, ठीक है। थोड़ा वीडियो को स्पीड पे करेंगे क्योंकि 13 मिनट हो चुके हैं, और अभी चलिए यहाँ पर थोड़ा सा और देख देते। आवृत्ति, देखिए आवृत्ति का मतलब आप समझ रहे होंगे, आवृत्ति क्या होती है, एक मिनट थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं तब समझ। देखिए आवृत्ति जो होती है प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति जो होती है फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में कहते हैं, इसको बोलते हैं प्रति सेकंड दोलनों की संख्या, ठीक है, प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/t, यानी कि आवृत्ति बराबर होता है 1/समय, ठीक है। इसका मात्रक जो होता है हर्ट्ज हो जाता है, आवृत्ति को हर्ट्ज में व्यक्त करते हैं। चाल बराबर आपको पता होगा दूरी बटे समय, चाल जो होता है वो आपका दूरी बटे समय हो जाता है, ठीक है। इसको भी लिख लीजिए। चलिए जब यहाँ तक करा ही दिए तो यहाँ पास भी लिखिए, थोड़ा सा स्पेस है एडजस्ट कीजिएगा। चाल बराबर होगा दूरी बटे समय, ठीक है। यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, इसकी जो यूनिट हो जाएगी, इकाई जो हो जाएगी, यूनिट इसको बोलते इकाई बोलते हैं, मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। चाल जो है किस प्रकार की राशि है, ये एक प्रकार की अदिश राशि है, ठीक है। चाल जो होगी वो एक अदिश राशि है, ठीक है। इस पॉइंट को भी याद रखिए, अदिश राशि है। तो यहाँ पर सारे पॉइंट्स कवर हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समय अवधि पॉइंट
0.05 सेकेंड सही तरंग की आवृत्ति, यहाँ पास आवृत्ति बताया, अभी आवृत्ति का फॉर्मूला बताया, फ्रिक्वेंसी बराबर क्या था 1/t, आवृत्ति बराबर होता है 1/समय, ये होता है समय, यानी कि लिख ही दे रहा हूँ, आवृत्ति बराबर होता है 1/समय। तो यहाँ पास समय कितना दिया हुआ है 0.05, नीचे के 2 पॉइंट के बाद 2 जीरो हैं तो ऊपर जो है 2 जीरो ऐड हो जाएंगे तो 100 हो जाएगा और 5 होगा, 5 से काटेंगे 2 बार जाएगा यानी कि 20 हर्ट्ज हो जाएगा, इसकी फ्रिक्वेंसी होगी 20 हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। एक विद्युत चलित पंखा, यहाँ विद्युत चलित पंखा जो चालित पंखा है इस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये आपका फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर, इसको याद रखिए, ये फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर कार्य करता है। पृथ्वी के चारों ओर भू स्थिर उपग्रहों का घूर्णन की अवधि होती है, ये आपकी 24 घंटे की होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए वॉशिंग सोडा, कल ही वीडियो में आपको मैंने 3 सोडा के बारे में बोला था कि आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है, तीनों सोडा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, वॉशिंग सोडा यानी कि धावन सोडा, वॉशिंग सोडा यानी कि धावन सोडा, और धावन सोडा को क्या बोलते हैं इस चीज को भी याद रखना, सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा को जो उसका रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, यहाँ से याद रख सकते हैं कि देखिए धोना है, धोने के लिए पानी की जरूरत होगी, और तो यहाँ पास पानी H2O ऐड हो गया। ठीक है, कई बार कंफ्यूजन हो जाए सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट में। तो सोडियम कार्बोनेट जो हो जाएगा आपका, सोडियम जो होगा सोडियम कार्बोनेट होगा धावन होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है खाने का सोडा हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं खाने का सोडा। ठीक है, खाने का सोडा, खाने का सोडा, खाने का सोडा, इसमें वाटर नहीं होगा तो ये होगा Na2, इसका हो NaHCO3। ठीक है, इसका फॉर होगा NaHCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट किसको बोलते हैं, चूना पत्थर, चूना पत्थर, फॉर्मूला इसका होता है CaCO3। ये सारी चीजों को याद रखिएगा। ठीक है, सोडियम का क्लोराइड नमक को बोलते हैं NaCl। ठीक है, 3 फॉर्मूले बताया था, वॉशिंग सोडा बताया था, दूसरा बताया था आपका खाने का सोडा बताया था, और एक और बताया था कास्टिक सोडा। ठीक है, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। 3 सोडा आपको रटे होना चाहिए, आपकी जुबान में रटे होना, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम होता है, और इसका फॉर्मूला जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उसको NaOH होता है, NaOH। ठीक है, इतनी चीज आपको याद होनी चाहिए। निम्न में से कौन सा डाबरनेयर त्रिक सिद्धांत नहीं दिया, तो डाबरनाइयर जो था उन्होंने त्रिक सिद्धांत दिया था, 3 एलिमेंटों को एक साथ बनाया था। ठीक है, तो इनमें से आपको कॉम्बिनेशन बताना है कौन सा नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने लिथियम सोडियम पोटेशियम का बनाया था, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का बनाया था, और चौथा SeSe टेलोरियम का बनाया था। तो इन तीनों को याद होना चाहिए कि डाबरनेयर का त्रिक सिद्धांत में कौन कौन से एलिमेंट है। तो ए याद होना चाहिए, सी याद होना चाहिए, और डी याद होना चाहिए। ठीक है यार, नेक्स्ट क्वेश्चन में आयोडीन का परीक्षण जो बोलते हैं किसका पता लगाने के लिए किया जाता है। तो आयोडीन का परीक्षण जो है वो आपका स्टार्च का पता लगाने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट के, एथेन के एक अणु में उपस्थित सिग्मा बंधों के, एथेन के एक अणु में कितने सिग्मा बंध होते हैं, तो ये आपके हो जाते हैं 5। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को आप शुष्क बर्फ कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, एक दो और फॉर्मूले लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि नीला थोथा, कई बार एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, नीला थोथा। नीला थोथा को क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट कहते हैं, केमिकल नेम जो रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है CuSO4 × 5H2O, कॉपर सल्फेट। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लीजिए, पारा। ठीक है, पारा जो होता है को क्विक सिल्वर भी बोलते हैं, कई बार इससे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि किसको क्विक सिल्वर कहते हैं। पारा को क्विक
सिल्वर भी कहते हैं, ठीक है, क्विक सिल्वर, सिल्वर भी कहते हैं, देन देखिए पारा जो होता है, पारा से एक पॉइंट और आता है, पारा का अयस्क, पारा का अयस्क कौन सा है, इसका एक ही अयस्क है और वो सिनेबार, सिनेबार जो होता है पारे का अयस्क है। तो कई बार क्वेश्चन में आता है कि सिनेबार किसका अयस्क है, 4 ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछ लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, निम्न अधातुओं में से कौन सा तरल रूप में पाया जाता है, तरल रूप में पाए जाने वाला अधातु, यहाँ पर इस पॉइंट को याद रखना, कौन सा अधातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पास एक मिनट थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ क्वेश्चन आप, ठीक है। कौन सी अधातु है, तो ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन जो होता है इसका जो परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक इसका हो जाएगा आपका 35। कई बार परमाणु क्रमांक पूछ ले, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है पर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और लिखिए, ऐसी कौन सी धातु, देखिए अधातु तो देख लिए ब्रोमीन हो गई, पर धातु कौन सी जो तरल अवस्था में पाई जाती है, तो तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु, तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु, ठीक है, धातु, तो ये धातु आपकी हो जाएगी पारा। पारा जो है आपकी तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। इसका जो फॉर्म Hg से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके परमाणु क्रमांक भी लिख लीजिए, इसका में भी आ जाए, पर जैसे आप देखते रहेंगे तो आपके दिमाग में बैठा रहेगा, तो वहां पास हो जाएगा। 80 इसका परमाणु क्रमांक होता है। मेंडेलीव ने आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति किसके द्वारा निश्चित है। मेंडेलीव की बात करते तो मेंडेलीव ने परमाणु द्रव्यमानों के हिसाब से किया था, ठीक है। तो इसका हो जाएगा परमाणु द्रव्य, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से इन्होंने तत्वों को रिप्रेजेंट किया, यानी कि तत्वों को रखा था। अब मेंडेलीव के बारे में ही हर चीज आप देखिए, इस वीडियो में मेंडेलीव के बारे में कवर कर लीजिए, तो इससे सारी चीजें मेंडेलीव के बारे में हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए मेंडेलीव को एक पॉइंट याद रखिएगा, फादर ऑफ जो है पीरियोडिक टेबल कहते हैं। मेंडेलीव को, जो आपके मेंडेलीव है, इनको फादर ऑफ, एक मिनट थोड़ा सा लिखने, इनको बोलते हैं फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी कि आवर्त सारणी का इनको पिता कहते हैं, ठीक है। एक चीज और याद रखिए कि इन्होंने, मेंडेलीव ने जो तत्वों को, मेंडेलीव ने तत्वों को 9 वर्ग और 7 आवर्त में डिवाइड किया था। इन्होंने 9 वर्गों और 7 आवर्त में डिवाइड किया गया था, इन्होंने रखा था, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि जब मेंडेलीव ने अपनी आवर्त सारणी दी थी तो उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी। तो जब इन्होंने दिया था अपनी आवर्त सारणी, तो ज्ञात तत्वों की जो संख्या है, तत्वों की संख्या ये थी 63, ठीक है। ज्यादा तत्व उस समय नहीं खोजे गए थे, 63 तत्व ही थे। एक पॉइंट और बनता है कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी के दोष क्या थे, ठीक है। इनकी आवर्त सारणी के यहाँ पास आप लिखिए दोष, डीमेरिट क्या थे। तो इन्होंने क्या किया था, आयोडीन को टेलुरियम के बाद रखा था। आयोडीन जो है, क्योंकि इन्होंने अपना किसके परमाणु द्रव्य का मान के हिसाब से रखा था, तो इन्होंने क्या कर दिया था कि आयोडीन को किसके बाद रखा था, टेल्यूरियम के बाद, ठीक है, बाद रखा था। अब देखिए आयोडीन का परमाणु क्रमांक कितना, परमाणु भार कितना था, जो एटॉमिक जो द्रव्यमान होता है वो इसका था 126.92, ठीक है, होता है। और टेलुरियम का कितना होता है 127.1। तो यहां से इनका ये डीमेरिट हो गए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इतना आपको अगर मेंडेलीव के बारे में याद है, अगर आवर्त सारणी से क्वेश्चन आया मेंडेलीव से, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होने वाला। थोड़ा आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में भी लिख लीजिए, 2-3 पॉइंट है, ज़्यादा पॉइंट नहीं है, तो इसके लिए काम करते हैं, थोड़ा सा एक पेज को ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको एक मिनट, एक पेज को ऐड कर लेते हैं, तो अभी थोड़ा सा ठीक है, चलिए, तो ठीक है। अब देखिए आवर्त सारणी के बारे में 2-3 पॉइंट याद लिख लीजिए, कई बार आ जाता है, ठीक है। आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, यहाँ आधुनिक, एक मिनट थोड़ा सा यार, थोड़ा सा, क्योंकि आप कुछ लोग इसकी पीडीएफ भी देखते हैं ना, तो फिर उसके लिए दिक्कत हो जाएगी, तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पास आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में 2-3 पॉइंट लिख लीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी, आवर्त सारणी, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी के बाद 2-4 पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है। इसको दिया किसने था? आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले ने दिया था। मोसले ने 1913 में दिया था। 1913 में 1913 में दिया था। तो मोसले ने कब, तो इन्होंने कब दिया था? 1913 में दिया था, ठीक है। 1913 में दिया था। एक पॉइंट ये हो गया। एक पॉइंट याद ये भी रखिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी को इन्होंने किस हिसाब से तत्वों को रखा था? इन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक, ठीक है, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ रखा था, ठीक है। क्रमांक, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक यानी कि परमाणु संख्या। यहाँ पास क्रमांक की जगह संख्या लिखिए तो ज़्यादा बेटर लगेगा, तो ठीक है। यहाँ पास परमाणु संख्या के हिसाब से, परमाणु संख्या के बढ़ते हुए, ठीक है। एक पॉइंट और लिखे, जिन्होंने जब दिया था, मोसले ने अपनी आधुनिक आवर्त सारणी दिया था, तो उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या 118 थी। ज्ञात तत्वों की संख्या इसे क्वेश्चन बनते हैं, कई बार पूछ लेते, 118 थी। अभी कितने तत्वों के इस समय प्रेजेंट में नाउ, इस समय वर्तमान में तत्वों की संख्या जो है, अभी बढ़ गए हो तो सही, 1-2 बढ़ गए हैं तो कोई बात नहीं, तत्वों की संख्या 126 है। कितनी है? 126 है, ठीक है। जो आधुनिक आवर्त सारणी इन्होंने मोसले ने दिया, इन्होंने अपनी सारणी को समूह जो था, उन्होंने कितने समूहों में डिवाइड किया गया था? समूह में इन्होंने 18 समूह में डिवाइड किया, और आवर्त जो थे 7 आवर्तों में, ठीक है। 7 आवर्तों में और 18 समूह में अपनी आधुनिक आवर्त सारणी को डिवाइड किया था, ठीक है। देख नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य प्रकाश, या वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, अब थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, ठीक है। सूर्य प्रकाश का कौन सा अवयव सौर सेल बनाने में इस्तेमाल होता है? तो ये आपका अवरक्त किरणें होती है, ठीक है। अवरक्त किरणें जो होगी ये गर्मी मेनली पैदा करती है। दृश्य प्रकाश देखने का, परावैंगनी किरणों से क्या होता है? कैंसर होता है, स्किन कैंसर होता है, ठीक है। परावैंगनी किरणों से क्या होता है? स्किन कैंसर होता है, अगर बॉडी में आपके पड़ जाती है, ठीक है। तो अब एक चीज यहाँ पर और लिखी है कि सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सिलिकॉन तत्व होता है, सिलिकॉन तत्व, सिलिकॉन SI इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तत्व का इस्तेमाल किया जाता है, तत्व का उपयोग किया जाता है, उपयोग होता है, ठीक है। बहुत नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए किसके द्वारा हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है? तो हाइड्रोफोबिया बीमारी जो होती है कुत्ते और बिल्ली के काटने से होती है। कुत्ते और बिल्ली, इनके काटने से, बिल्ली के काटने से होता है, के काटने से, ठीक है, काटने से। अब इसमें होता क्या, हाइड्रोफोबिया में क्या होता है कि पानी से डर लगने लगता है, पानी से डर लगने लगता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिया में पानी से डर लगने लगता है, और ये एक प्रकार का क्या वायरस होता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिया वायरस के कारण होता है। देन क्या है, मेंडल ने मटर के पादपों में कितने प्रकार के विषम लक्षणों को निर्धारित किया है? तो मेंडल ने जो 7 प्रकार के विषम लक्षणों को दिखाता है, निर्धारित किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 19वां नंबर के, स्थायी ऊतक पौधों को मजबूत और कठोर बन। कौन सा स्थायी ऊतक है जो पौधों को मजबूत और कठोर बनाते हैं? तो ये दृढ़ ऊतक होते हैं। नेक्स्ट है गुणसूत्र बने होते, तो आपके गुणसूत्र जो होते हैं वो DNA प्लस प्रोटीन से बने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, DNA और प्रोटीन से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू।